ओके जी। इस वीडियो में जो है वो हम देखते हैं एडमिन की कोडिंग का। लॉगिन admin@gmail.com, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड होगा एडमिन 1 2 3 4। ओके, अच्छा जी, इसका मैं आपको बता दूं, ये पेज है एडमिन फोल्डर के अंदर index.php। ठीक है, फोल्डिंग ओपन कर लेते हैं, ये सारे मैं बंद कर दूं। ये एडमिन और इसके अंदर index.php। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे अब ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बॉक्स वगैरह, ये इनका कोड जो है वो ये हो गया कैटेगरीज। ठीक है, ऑल कैटेगरीज आ रही हैं और नीचे कैटेगरी नंबर, ये कितनी कैटेगरी जो है उसने ऐड कर दी, ये वाले 4 है ना। तो ये बेसिकली आ रहे हैं यहाँ से कि हमने कैटेगरी की जो उनको काउंट कर लिया है, यानी कैटेगरी आईडी उसको हमने सेलेक्ट किया और उसको मास्कुलाइन नाम रोज के ज़रिए काउंट किया। अब हो क्या रहा है कि हमने कैटेगरी की टेबल में से उसकी जितनी भी आईडीज़ हैं उन सारों को हमने जो है वो सिलेक्ट किया है और मास्कुलाइन क्यूरी का फंक्शन के ज़रिए जो है इस क्यूरी को रन किया और उसकी जो मास्कुलाइन नाम रोज़ के ज़रिए जो जितनी भी रोज़ बनती थी यानी जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यानी ये मास्कुलाइन नाम रोज़ का फंक्शन हमें बताएगा कि कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसी तरह से हमने आइटम्स को भी काउंट कर लिया, ऑर्डर्स को काउंट कर लिया और यूज़र्स को काउंट कर लिया और यहाँ पर उनको जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और ये साइड बार हो गया। ऐड कैटेगरी का आपको बता दूँ, ऐड कैटेगरी के ऊपर यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे ऐड कैटेगरी डॉट php। 2 फील्ड हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन और सेव बटन। ओके, ऐड कैटेगरी ये आ गया। ठीक है जी, ये हमारा कैटेगरी को ऐड करने का फॉर्म आ गया, एक्शन और मेथड पोस्ट। अच्छा जी, ओके, ये एक्शन हो गया, ऐड कैटेगरी अंडरस्कोर फंक्शन डॉट php और ये मेथड पोस्ट हो गया। अच्छा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स से टेस्ट कैटेगरी CATEGORY और दिस इज समथिंग, सेव पे क्लिक किया। अब ये कैटेगरी जो है वो ऐड हो गई, ये कैटेगरीज के अंदर शो होगी। ठीक है, ये कैटेगरी, अब ये इसका जो PHP कोड है वो कहाँ पे होगा, जो एक्शन के अंदर जो सबमिट है। ठीक है, एक्शन के अंदर, यानी एक्शन के अंदर जो फाइल का नेम है वो है ऐड कैट अंडरस्कोर फंक्शन डॉट php और मेथड हमारा पोस्ट हो गया। तो ये हम जाते हैं ऐड कैट के अंदर, यहाँ पर जो है वो हम चेक कर रहे हैं, कैट का बटन प्रेस हुआ, उसके बाद कैटेगरी का नेम डिस्क्रिप्शन वो हमने इन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी जो फॉर्म से ली थी। ठीक है, और उसके बाद हमने इंसर्ट की क्यूरी इस्तेमाल करके कैटेगरीज के टेबल के अंदर जो भी कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन था वो हमने इंसर्ट करवा दी और मैसेज शो करवा दिया। इसके बाद कैटेगरीज, इसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है वो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंजेस, तो ये अपडेट हो गई। डिलीट करना हो, डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे हम आ जाएंगे जी कैटेगरीज के अंदर, ये जो आपका अब अभी पेज शो हो रहा है ये कैटेगरीज का। ओके, अच्छा जी, ये हो गया। अब हम आ गए मैनेज कैटेगरीज, ये कैटेगरी, यहाँ पे ये टेबल है। ठीक है, और इसके अंदर ये टेबल हेडिंग आ गई,
सीरियल नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन, और नीचे जो है हमने कैटेगरीज की टेबल में से जो है वो डाटा सेलेक्ट करके क्यूरी रन की, और वाइल लूप के अंदर हमने इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करवाया। वाइल लूप के अंदर क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो मल्टीपल हैं, तो लूप जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक ये सारे रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हम एक कैटेगरी का नेम और डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी की आईडी ये चीज़ प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद नीचे जो मॉडल ओपन होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो ये मॉडल ओपन होता है। इसका कोड कहाँ पे है? इसका कोड जो है जी, ये फाइल इंक्लूड हो रही है अपडेट कैट मॉडल डॉट php। ओके ये इंक्लूड हो गई जी अपडेट कैट मॉडल आएगा। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसकी ये आईडी आ गई, हमने हिडन फील्ड के अंदर रख दिया कैटेगरी का नेम और कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन। ये वो अपडेट कैटेगरी को अपडेट करने का जो फॉर्म है वो ये है। और लास्ट में हमारे एक डिलीट का बटन और एक सेव चेंजेस का बटन, ये वाले हैं, ये डिलीट का बटन और सेव चेंजेस, दो बटन, ठीक है। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये जाएगा अपडेट कैट अंडरस्कोर फंक्शन डॉट php के ऊपर, अपडेट कैट दिस, ठीक है। अगर अपडेट का बटन प्रेस हुआ, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कहाँ गया वो अपडेट कैट मॉडल। ओके, अपडेट डिलीट के बटन का नेम जो है वो डिलीट है, और अपडेट यानी सेव चेंजेस जो है उसका बटन का नेम अपडेट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अपडेट का बटन प्रेस हुआ तो हम जो है वो उसको अपडेट कर देंगे जो भी कैटेगरी है, ठीक है, अपडेट की क्यूरी लगा करके कि अपडेट, फिर कैटेगरी टेबल का नेम, फिर सेट का कीवर्ड, फिर जो है वो कॉलम नेम आएगा, और फिर उसके आगे वैल्यू सिंगल कोटेशन के अंदर। और लास्ट में हम यहाँ पर ये बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी को एक्चुअली में अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम कैटेगरी की आईडी दे देंगे कि जो भी ये आईडी है इसका रिकॉर्ड अपडेट कर दो। अगर डिलीट का बटन प्रेस हुआ तो फिर हम कैटेगरी की आईडी लेंगे और डिलीट की क्यूरी का यूज़ करके हम उसका रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो कि कैटेगरीज है, फिर वीआर जो है, यानी हम बता रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी हमने डिलीट करनी है। उसके बाद ये फंक्शन जो है MySQL क्यूरी का फंक्शन, ये इस क्यूरी को रन कर देगा। इसके अंदर हमने डेटाबेस का ये कनेक्शन वेरिएबल और ये क्यूरी का वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। जब ये क्यूरी रन हो जाएगी तो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब हम जाते हैं ऐड आइटम का। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि पहले ऐड आइटम का ये फॉर्म होगा। फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा? ऐड आइटम अंडरस्कोर फंक्शन के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐड आइटम हो गया, ठीक है। ये यहाँ से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा, यहाँ तक एंड हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जितनी भी कैटेगरीज थी वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, ये वाला। ओके, अब ये फॉर्म में जो है वो सबमिट कहाँ होगा? आइटम अंडरस्कोर फंक्शन डॉट php के ऊपर। ये आ गया इसका कोड, यानी php कोड यहाँ पे है जहाँ पे ये जो आइटम है वो ऐड हो रहा है। अब ये इसके अंदर जो है वो जो भी आइटम की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ये वाले फॉर्म की ना, ये वैल्यूज़, और यहाँ पे ये इमेज। अब इमेज के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इसकी मैं आपको इनको फील्ड दिखा देता हूँ। ऐड एटम इमेज इंसर्ट करने के लिए जो है वो हमें फॉर्म के अंदर ये न्यू जो होता है, क्या कहते हैं इसको, एट्रीब्यूट, ये लाजमी डालना होता है। इनक्रिप्ट इज इक्वल टू मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। अगर हम फॉर्म में या कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें लाजमी डालनी होती है, अदरवाइज जो है वो फाइल जो है वो अपलोड नहीं होती। ये बेसिकली फ़ाइल की इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हमने कोई फ़ाइल अपलोड करनी हो तो उसके लिए जो इनपुट टाइप होती है वो फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं इमेजेस का जो नेम है वो एज अ अरे रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल इमेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सेप्ट इज इक्वल टू इमेज, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो फाइल है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस की आ गई। अगर मैं यहाँ इस इनपुट फील्ड को ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें सिर्फ इमेजेस फाइल है, और इसके अलावा और कोई फाइल जो है वो आप चूज़ करने की ऑप्शन नहीं आ रही। ओके, हम अब यहाँ के, ठीक है, एटम अंडरस्कोर फंक्शन, ये हमने उसके अंदर जो है वो आइटम्स के अंदर ऐड कर दिया। जी
ओके, तो ये जो है वो आइटम्स के अंदर हमने इसकी जो वो है सारी डिटेल है वो ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद में SQL क्यूरी के इंसर्ट आईडी के ज़रिए जो है वो हमने अभी ये जो रिकॉर्ड ऐड होगा ना एटम्स का, ठीक है, उसकी हमने आईडी ले ली। हमने आईडी क्यों ली? क्योंकि हमने एक सेपरेट टेबल बनाई है इमेजेस की, जिसके अंदर जो है वो हमने ये जो इमेज है इसके आइटम के ना वो स्टोर करवाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमें साथ में आइटम आईडी जो है वो भेजनी होती है। तो इसके लिए जो है वो हमने आइटम आईडी जो है वो गेट की। ठीक है, और यहाँ पर ये बेसिकली इमेज अपलोड हो रहा है ये यहाँ से। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर जो फॉर ईच लूप के अंदर जो है वो अगर मल्टीपल इमेजेस हैं तो ये इसको जो है वो हमने फॉर ईच लूप के अंदर लगाया है। क्योंकि अगर मल्टीपल इमेजेस होंगे तो ये लूप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होगी और हर दफ़ा जो है वो एक एक करके इमेज जो है वो इंसर्ट होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फाइल ने गेट किया, ठीक है, और उसको जो है वो हमने एज अ इमेज नेम लिया और उसके बाद यहाँ पर इमेज नेम के साथ जो है वो हमने टाइम जो है वो अपेंड कर दिया, मतलब साथ में टाइम लगा दिया ताकि फ़ाइल का जो नेम है वो अगर सेम नेम की एक और फाइल जो है वो साथ में डाल अपलोड हो तो वो उसको रिप्लेस ना कर दे। तो हम साथ में जो है वो टाइम डाल देते हैं, यानी रीनेम हो जाएगा फाइल का नाम जो है। उसके बाद मूव अपलोड फाइल्स, ये फंक्शन जो है यूज़ होता है जो कि एक्चुअली में फ़ाइल को मूव करने के लिए, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाती है। इसमें जो है वो हमें फ़ाइल का नेम और साथ में पाथ जो है जहाँ पर फाइल ने अपलोड होना है वो प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो हमने इमेजेस रखे हुए हैं ये एडम के एडमिन फोल्डर के अंदर एटम इमेजेस हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमने इसको रखा हुआ है। अब क्या होगा जी? ओके, अच्छा, यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो गई है। फाइल अपलोड होने के बाद हमने जो इमेज है उसका जो डाटा है यानी आइटम आईडी और जो इमेज का पाथ है वो हमने इमेजेस टेबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो इस तरह से एक जो है वो कंप्लीट आइटम जो है वो ऐड होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम आइटम का जितना भी रिकॉर्ड है, ठीक है, आइटम का जो भी अपलोड होनी है वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो पहले हमने आइटम की जो इंफॉर्मेशन है यानी आइटम नेम, कैटेगरी, प्राइस, चार्जेस, डिस्क्रिप्शन, कोड, क्वांटिटी, ब्रांड, मटेरियल, ये चीज़ें ये जो है वो हमने इंसर्ट करवा दी। फिर जब आइटम ऐड हो गया तो हमने उसकी जो है यहाँ से आईडी ली। आईडी लेने के बाद हमने फाइल को अपलोड कर दिया, यानी जो भी इमेज उसने इंसर्ट किए थे उनको अपलोड करने के बाद जो इमेजेस का डाटा है वो हमने यहाँ पर इमेजेस टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना। ओके, अब इसको अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट करने के लिए बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे आइटम डिटेल डॉट PHP के पेज के ऊपर। पहले मैं आइटम्स आपको दिखा दूँ कि आइटम्स बेसिकली शो कहाँ पे हो रहा है। ये शो हो रहे हैं आइटम्स डॉट PHP के पेज के ऊपर। ठीक है, आइटम्स डॉट PHP का ये पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेबल है, टेबल हेडिंग, और नीचे जो है वो यहाँ पे टेबल की जो बॉडी है जिसके अंदर डाटा जो प्रिंट हो रहा है वो है। यहाँ पर जो है वो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि अगर कैटेगरी जो है वो कोई सेलेक्ट हुई है तो फिर जो भी कैटेगरी सेलेक्ट हुई है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज सारी कैटेगरीज का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है, अब कैटेगरी कहाँ पे सिलेक्ट हो रही है? यहाँ पे मैं अगर डिनर वियर को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं टेस्ट कैटेगरी, क्योंकि इसका कोई आइटम नहीं है, देख वियर इसका भी कोई नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा आइटम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे आ जाए। तो इस तरह से जो है वो हम यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं इसको। फ़िल्टर किस तरह से? ये जो फॉर्म है फ़िल्टर कैटेगरी का, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे सिर्फ फाइल इंक्लूड है। इसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो है filter_cat.php की फ़ाइल के अंदर।
फिल्टर कैट ये वाली फाइल, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म है, इसके अंदर ये है, ये कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट हो रही हैं, सारी की सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। और जब भी कोई कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी कि सेट पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। अगर कैटेगरी जो है वो आपकी कैटेगरी की जो है वो अगर सिलेक्टेड है तो फिर जो है वो हम एटम्स और कैटेगरीज की टेबल को ज्वाइन करेंगे और जो भी यहाँ पर वीआर के अंदर हम बताएंगे जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है वही वाला उसका रिकॉर्ड शो होगा। अगर हम कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करते तो ये फॉल्स में चला जाएगा और वो सारी की सारी यहाँ पर आइटम्स को शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने वीआर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया। क्यूरी को रन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाटा प्रिंट करवा देंगे और अपडेट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम जाते हैं आइटम डिटेल डॉट PHP को, आइटम डिटेल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, इसके अंदर यहाँ पर आने पर जो है जो भी आइटम आईडी आ रही है उसको हमने गेट किया, आइटम डिटेल, ठीक है। ये जो आइटम आईडी आ रही है उसके URL के अंदर इसको हमने गेट किया और इसका जो है वो रिकॉर्ड हमने यहाँ से सेलेक्ट क्यूरी के ज़रिए सेलेक्ट करवाया, क्यूरी रन की और जो रिकॉर्ड आया हमने इस फॉर्म के अंदर जो है वो प्रिंट करवा दिया। ये जो अपडेट आइटम अंडरस्कोर फंक्शन डॉट PHP की एक्शन वाला फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म यहाँ पे एंड हो रहा है और दो बटन, इसके भी दो बटन है, सेव और डिलीट के। अपडेट अंडरस्कोर आइटम, ओके। यहाँ पर भी वही, अगर सेव का बटन प्रेस हुआ है तो हम रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे और अगर डिलीट का बटन प्रेस हुआ है तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। माइस्कल एस्केप स्ट्रिंग का फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है इसके यूज़ होता है अगर जो है वो उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कॉमास हों या स्पेशल कैरेक्टर्स हों तो नॉर्मली तौर पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते माइस्कल क्यूरी के अंदर। अगर जो है वो सिंगल कोटेशन आ जाए या डबल कोटेशन आ जाए तो उसका एरर जनरेट होता है। अगर माइस्कल एस्केप स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करें तो फिर एरर नहीं आता क्योंकि जहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर आता है वो वहाँ पर बैकस्लैश का यूज़ कर लेता है। ओके, तो ये कैटेगरी आइटम्स ऐड हो गए, इसके बाद ऑर्डर्स, ठीक है, जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं पेंडिंग के, डिलीवर के, कैंसिल, ठीक है, ऑल ऑर्डर्स। ये इसका पेज कहाँ पे है, ये ऑर्डर्स डॉट PHP, ये हम आ गए जी ऑर्डर डॉट PHP। यहाँ पे ये टेबल आ रही है और टेबल के ऊपर जो आपको वो नज़र आ रहे हैं फिल्टर, ठीक है, उसकी फाइल ये इंक्लूड है ऑर्डर फिल्टर फॉर्म डॉट PHP। ये कहाँ पे है, ये है, ठीक है। यहाँ पर ये तीन जो है वो लिंक्स दिए हुए हैं एक्चुअली में, और पेंडिंग, डिलीवर्ड और कैंसल्ड का, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑर्डर नंबर भी अगर आप जो है वो इंटर करना चाहें यहाँ पर, ठीक है, कोई भी ऑर्डर नंबर अगर आप इंटर करें, लेट से मैं ये करता हूँ 29 ये वाला 2925 2925 इसमें रिकॉर्ड होने जो है 2925। जी अच्छा, एक्चुअली वो मैं प्राइस इंटर कर रहा था, मुझे ये ऑर्डर नंबर इंटर करना है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, और इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखें वो रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है। इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिंपल पेस्ट करने से इसको सर्च कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये फॉर्म हो गया, ठीक है। ऑर्डर फिल्टर का हम कहाँ पे थे, ऑर्डर्स डॉट PHP की फाइल के अंदर। यहाँ पर अगर ये जो है वो ऊपर वाली जो हेडिंग है टेबल की, ये हो गई ये वाली जो हेडिंग, उसके नीचे फिर बॉडी आ जाती है, बॉडी हमने लूप के अंदर प्रिंट करवाई हुई है, ये ठीक है।
इसके अंदर यहाँ पर पहले हम चेक कर रहे हैं कि अगर ऑर्डर नंबर किसी ने इंटर किया तो फिर हम वो क्यूरी यूज़ करेंगे जिसमें हमने सिर्फ उसी ऑर्डर नंबर का रिकॉर्ड गेट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है मैंने वियर ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू दिस। अगर कोई स्टेटस जिसने सेलेक्ट किया है उसमें से इसमें से यानी डिलीवर्ड किया है तो यहाँ पर देखें यहाँ पे आ रहा है स्टेटस इज इक्वल टू डिलीवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि गेट कर रहा हूँ स्टेटस को। अगर स्टेटस जो है वो यूआरएल के अंदर दिया हुआ है तो फिर हम स्टेटस वाला जो है रिकॉर्ड अपडेट शो करवाएंगे। अगर ये भी नहीं दिया और जो है वो ऑर्डर नंबर भी नहीं दिया हुआ तो फिर यहाँ पर हम सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो वाली क्वेरी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे जो है ये ऑर्डर्स का जो है वो डाटा प्रिंट हो रहा है और ये जो है ऑर्डर डिटेल डॉट पी का ये लिंक है जो पेंसिल का बना हुआ है, ये ऑर्डर डिटेल डॉट पी। जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम साथ में आईडी भी ऑर्डर की आईडी जो है वो भेज रहे होते हैं और यहाँ पर जो है वो ऑर्डर का रिकॉर्ड प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल डॉट पी ऑर्डर ठीक है, यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी गेट की और क्यूरी में जो है वो हमने बताया कि वो वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जैसी ऑर्डर आईडी ये है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो उसका रिकॉर्ड सारा प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और रिकॉर्ड प्रिंट करवाने के बाद लास्ट में हमारे पास फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म टॉप के ऊपर यहाँ पे डिलीवर पेंडिंग और कैंसिल के 3 बटन है। इसका हम स्टेटस एक्चुअली में अपडेट कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, ये फॉर्म है जो ऑर्डर को जो है उसका स्टेटस जो है वो अपडेट करेगा। हमारे पास 3 बटन है, डिलीवर्ड का, पेंडिंग का और कैंसिल का। ठीक है, चौथी इंपोर्ट फील्ड है जिसके अंदर जो है वो ऑर्डर की आईडी जा रही है। अब ये फॉर्म जो है सबमिट होगा ऑर्डर अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर ऑर्डर डॉट पीएचपी के ऊपर। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने स्टेटस गेट किया, जो भी स्टेटस जो है वो यहाँ से सेलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, इन तीनों में से। और उसके बाद हमने ऑर्डर आईडी गेट की और उसके बाद डेट यानी कब किस डेट को अपडेट हो रहा है। इसके बाद हमने ऑर्डर का रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट कर दिया, जो स्टेटस था उन बटन में ना यहाँ पे ऑर्डर अपडेट वो होगा ऑर्डर डिटेल यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू डिलीवर्ड है, इसकी वैल्यू पेंडिंग है, इसकी वैल्यू कैंसिल और इन तीनों का नेम जो है वो स्टेटस है। इन तीनों में से जब भी कोई बटन प्रेस होगा उसकी वैल्यू हम गेट करेंगे। ठीक है, और वो उस वैल्यू को जो है वो एज अ स्टेटस हम एड्रेस का अपडेट कर देंगे। उसके बाद नीचे कंप्लेंट्स हैं और इसको अपडेट भी कर सकते हैं। एनी मार्क एज रिजॉल्ट ऑफ कंप्लेंट्स का पेज कौन सा होगा, एडमिन, उसके अंदर कंप्लेंट डॉट पीएचपी। ये कंप्लेंट्स डॉट पीएचपी, इसके अंदर ये टेबल है। उसके बाद नीचे जो है वो कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है और अपडेट कॉम मॉडल डॉट पीएचपी है जहाँ पर वो कंप्लेंट की जो है वो इन्फो आती है। अपडेट कॉम मॉडल डॉट पीएचपी ये। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कंप्लेंट सारी रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट हो रही है और लास्ट में हमारे पास 2 बटन है, डिलीट और मार्क रिजॉल्व का। जब ये फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा, अपडेट कॉम अंडरस्कोर फंक्शन डॉट पीएचपी, क्योंकि एक्शन के अंदर हमने यही जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर अपडेट का अगर बटन प्रेस हुआ तो फिर हम उसको अपडेट कर देंगे एज अ रिजॉल्व। अगर डिलीट का बटन प्रेस हुआ तो फिर हम उसको नीचे वाली क्वेरी के साथ डिलीट कर देंगे। ओके जी, ये हो गया आपका एडमिन पैनल। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको अभी जो है वो उसका बता देता हूँ जो आपकी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपकी डायग्राम्स है ना उसके बारे में जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी है जी
ये वाला। अच्छा, प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? वो कहेंगे कि आप आपका जो सुपरवाइजर वो कहेगा जी प्रेजेंट करो। प्रेजेंट किस तरह करना है सबसे करेंगे आप। उसके बाद आप आ जाएंगे जी, आपका प्रोजेक्ट नेम जो है वो क्रॉकरी ऑनलाइन है। उसके बाद ग्रो मेवर इंट्रोडक्शन, अपना नाम और अपनी आईडी और ग्रुप आईडी आप बताएंगे। उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट है। आप वाइवा देने से पहले आप अपना एक दफ़ा प्रोजेक्ट रीड कर लीजिएगा कि आपको पता चल जाए प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस जो आपका मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है वो ये है, ठीक है। प्रोसेस मॉडल वो आपने वी प्रोसेस मॉडल जो है वो किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। कितने फेजेस हैं इसके जी? 5 फेजेस हैं, सॉरी 3 2 5 फेज हैं। एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, इसमें हम रिक्वायरमेंट के अंदर करते हैं, प्लानिंग के अंदर जो है हम प्लानिंग करते हैं कि कौन सा जो है वो हमें रिसोर्स चाहिए, कब चाहिए, कौन सा फेज़ कब जो है वो हम उसको स्टार्ट करेंगे, कौन सा फेज़ कब एंड होगा, सारी यानी प्लानिंग फेज़ में होती है। डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी डिज़ाइनिंग कहते हैं एक्चुअली में। डिज़ाइनिंग किस तरह से, यानी जो लॉजिकल डिज़ाइनिंग होती है वो करते हैं। लॉजिकल डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है कि इसके अंदर जो है वो हम ERD सीक्वेंस डायग्राम्स और जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं वो सारी डिज़ाइनिंग के अंदर बताते हैं। डेवलपमेंट फेज़ में जो है वो हम एक्चुअल में कोडिंग करते हैं और फाइनल रिपोर्ट में जो है वो हम जो प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी वह है या फाइनल रिपोर्ट है वो बनाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हो गया हमारा यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम में ये रिक्वायरमेंट अपना क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यूज़ केस डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करती है। ये एक्चुअली जो एक्टर्स होते हैं, यानी जो जिन यूज़र ने आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होता है उन उनको रिप्रेजेंट करती है, और जो उन एक्टर्स ने एक्शन परफॉर्म करने होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ये यूज़ केस डायग्राम। इसकी एक बाउंड्री होती है, ये आपको जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको यूज़ केस डायग्राम की बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री क्या होती है? ये सिस्टम बाउंड्री होती है एक्चुअली में। ये बताती है कि कौन से एक्शंस जो हैं वो सिस्टम के अंदर परफॉर्म होने हैं, ठीक है। तो ये सारे जो यूज़ केसेस हैं, ये जो ओवल शेप में नज़र आ रहे हैं, ये यूज़ केसेस होते हैं। यूज़ केसेस क्या होते हैं? वो एक्शंस होते हैं जो कि इन एक्टर्स ने परफॉर्म करने होते हैं। ये जो आपको बाहर बंदे नज़र आ रहे हैं ये एक्टर्स होते हैं। इनको अब जो है वो उसके लिंक कैसे करते हैं? ये जो हम सिंपल लाइन है इसके ज़रिए जो है वो हम एक्टर्स को यूज़ केसेस के साथ लिंक करते हैं। अब यूज़ केसेस के अंदर दो रिलेशनशिप होते हैं, एक जो है वो इंक्लूड का होता है, एक जो है वो एक्सटेंड का होता है। एक्सटेंड जो है वो किसी यूज़ केस डायग्राम किसी यूज़ केस को यूज़ केस डायग्राम ने यूज़ केस को उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है, यानी एक तरह से आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो यहाँ पर देखें व्यू आइटम है, ठीक है। व्यू आइटम को हम हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आइटम को देखने के लिए या तो हम डायरेक्ट उसे सर्च कर सकते हैं या उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आइटम को जो है देख सकते हैं। तो एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड एक तरह से आपको अवेलेबल चॉइस जो है वो फ्राहम करती है। इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड में ये होता है कि जिसको हमने इंक्लूड किया है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लाजमी है कि दूसरा ये वाला जो एक्शन है ये परफॉर्म किया जाए। यानी अब ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट करने के लिए लाजमी तौर पर स्टॉक का अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या हो गया कि एक यूज़ केस परफॉर्म करने के लिए जो दूसरा जो इंक्लूड हो रहा है वो परफॉर्म करना लाजमी है। इसके बाद बिजनेस रूल्स कैटलॉग्स, यानी आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। और इसके बाद आर्किटेक्चरल डायग्राम। आर्किटेक्चरल एक्चुअली हम 3 लेयर आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर यानी जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसके अंदर क्या होता है कि यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। सेकंड लेयर बिजनेस एप्लीकेशन लेयर होती है जिसमें जो है वो यूज़र जो है वो लॉजिक्स बनाता है, मल्टीप्लिकेशन यानी सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, ये चीज़ें होती हैं, या किसी किस्म की कोई लॉजिक्स होती हैं कि किस यूज़र को हमने ऑथेंटिकेट करना है, किसको नहीं करना, कौन सा डाटा कब दिखाना है।
तो ये लॉजिक्स जो होती हैं वो एप्लीकेशन या बिजनेस लेयर के अंदर होती हैं। और डाटाबेस के अंदर क्या होता है, डाटाबेस के अंदर जो भी हम डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, यानी रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिलीट करना, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, ये डाटाबेस लेयर के अंदर आता है। इसके बाद टीम स्ट्रक्चर है, इसमें आपका सुपरवाइज़र, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आप प्रोजेक्ट डेवलपर और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोजेक्ट स्केड्यूल हो गया, और इसके बाद सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो सारी के अंदर जो है वो सेम क्वेश्चंस होंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ये जो बंदा नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है यूज़र और इंटरफेस और डाटाबेस, ये क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी देर तक रहेगा। इसके बाद ये जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट है, या इसको मेरे ख्याल में टर्मिनेशन पॉइंट ही बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और यहाँ पे ये जो आपको मोटी लाइन नज़र आ रही है ये एक्टिवेशन लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो है, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कब एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेट तब होता है जब या तो उसको कोई मैसेज आए या यहाँ से कोई मैसेज जो है वो आगे जाए ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो तब जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। मैसेज जो है हमारे पास 3 किस्म के, सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस और बैक मैसेज होता है, और एक सेल्फ मैसेज भी होता है। सिंक्रोनियस मैसेज वो होते हैं जो कि यानी ऐसे मैसेज जो जब एक जो किस तरह से बताऊं कि एक ऐसा मैसेज जिसको परफॉर्म करने के लिए जिसको जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो जो है वो कोई और फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। यानी यूज़र ने ये वाला मैसेज सेंड किया है तो यूज़र अभी इसके रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा, देन दूसरा मैसेज जो है वो सेंड होगा। और जो एसिंक्रोनियस मैसेज होता है उसके अंदर जो है वो वेट नहीं करना पड़ता। ये बेसिकली एसिंक्रोनियस मैसेज है। सिंक्रोनियस में ये होता है कि जो ये आपकी एरो है ये फेल्ड नहीं होता, और जो ये आपको डाटा मैसेज नज़र आ रहा है ये बैक मैसेज होता है, जो कि किसी कोई मैसेज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसके रिस्पॉन्स में, मैसेज के रिस्पॉन्स में कोई मैसेज जो है वो दोबारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट को भेजता है तो उसको हम बैक मैसेज बोलते हैं। और जो एक ऑब्जेक्ट जो खुद को मैसेज भेजता है तो इसको हम सेल्फ मैसेज बोलते हैं। ये बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर थी। सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं आपके उसको फ्लो को, यानी आपके प्रोजेक्ट के फ्लो को, यानी एक एक्शन को किस तरह से आपने परफॉर्म करना है उसके फ्लो को जो है वो सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद है जी लॉजिकल क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में जो ये आपका जो मुस्ततील डब्बा नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में क्लास नेम, दूसरे पार्ट में जो है वो उसके एट्रीब्यूट, और तीसरे पार्ट में उसके फंक्शंस या मेथड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्लासेस के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप होते हैं। इसमें एक जो होता है वो स्पेशलाइजेशन का जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप होता है जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक जो है वो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप होता है। एग्रीगेशन का रिलेशनशिप ये है, जैसे ये डायमंड अनफिल्ड है, इसमें ये होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है लेकिन वो फ्री होती है। डिपेंड तो कर रही होती है लेकिन ये नहीं होता कि एक क्लास के डिलीट होने से दूसरी क्लास भी जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। और जो वो इसको हम एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बोलते हैं। और एसोसिएशन का जो रिलेशनशिप है, जनरलाइजेशन और एसोसिएशन, ओके, ये जो है ये बेसिकली डायमंड फील्ड रिलेशनशिप होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। इसमें अगर एक क्लास डिलीट हो जाए तो दूसरी जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ओके, उसके बाद ये आपकी हो गई ईआरडी जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डाटाबेस डायग्राम को, यानी आपकी डाटाबेस बनाने में ये हेल्प करती है। इसमें जो है वो ये जो मुस्ततील है यानी रेक्टेंगल है, इसको हम एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी जो है वो बेसिकली एक जो है वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो है जो एंटिटी की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इनको ओवल शेप में जो है वो हम ज़ाहिर करते हैं, और जो एंटिटी की प्राइमरी की होती है बेसिकली उसको हम अंडरलाइन करके शो करते हैं। और इनके दरमियान रिलेशनशिप 1 to many, many to many
और मैनी टू वन हो सकता है। वन टू मैनी यानी एक एंटिटी एक के साथ जो है वो रिलेट करती है, और वन टू मैनी यानी एक एंटिटी एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ रिलेट करती है, और मैनी टू मैनी यानी बहुत सारी एंटिटीज़ बहुत सारी दूसरी एंटिटीज़ के साथ रिलेट कर सकती हैं। और ये जो डायमंड शेप नज़र आ रही है ये बेसिकली रिलेशनशिप शेप है, यानी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। और हमारे पास जो वो है एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम इन ओवल शेप्स के अंदर ज़ाहिर करते हैं। इसमें प्राइमरी की दोबारा से बता दूं, अंडरलाइन करके शो करते हैं। एट्रीब्यूट्स जो है वो मल्टी वैल्यूड भी हो सकते हैं। मल्टी वैल्यूड ये इस तरह से होते हैं, जो इनको डबल लाइन लगी होती है ना, यानी डबल सर्कल होते हैं, वो मल्टी वैल्यूड होते हैं, यानी इनका एक से ज़्यादा जो है वो वैल्यू हो सकती है। जैसे स्टेटस जो है वो कैंसिल हो सकता है, डिलीवर हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है, तो ये जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। इसके बाद ये डेटाबेस डायग्राम है, ये बेसिकली क्लास डायग्राम की तरह ही होता है। इसमें बस ये होता है कि आपको एक्शन जो है वो नज़र नहीं आते, यहाँ पर सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं और साथ में उनकी जो है वो डाटा टाइप होती है। क्लास में भी डाटा टाइप होती है, वो मैंने शायद आपको नहीं बताया। ये क्लास नेम हो गया, ये जो है वो एट्रीब्यूट आईडी हो गई, और साथ में उसकी डाटा टाइप इंटीजर 11 हो गई। ठीक है, इंटीजर 11 के अंदर सिर्फ 0 से लेकर 9 तक जो है वो वैल्यू आती है, और वारजार के अंदर जो है वो सारी वैल्यू 0 से 9 यानी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, और ABC कैरेक्टर्स वगैरह भी शामिल होते हैं। और नीचे जो है ये मेथड्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, और डाटाबेस डायग्राम के अंदर भी ऐसे ही है। यहाँ पर ऊपर जो है वो कीज़ नज़र आ रही हैं, ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की, ये फॉरेन की, और नीचे जो है वो उसके क्या कहते हैं उसकी डाटा टाइप नज़र आ रही है। ठीक है, और फिर जो है वो आपका ये हो गया। ओके, ये इंटरफेसेस हो गए। ये आपकी थी प्रेजेंटेशन।